मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जिनका भी आज की डेट में यूपी मेट्रो का पेपर है, उन सभी को परीक्षा की अग्रिम बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर को अटेंड करिए और सिलेक्शन लीजिए इस बार, ठीक है। तो जिनका अपकमिंग पेपर है, चाहे एनएफसी का हो, इसरो का हो, एनपीसीआईएल का हो, उन सभी के लिए ये हमारी वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुपर 50 रैपिड रिवीजन की और खासकर जिनका आज पेपर है यूपी मेट्रो का, वो सभी लोग ये जो सुपर 50 रैपिड रिवीजन है, साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू हमने अपलोड किए थे, इसको देख करके जरूर जाइएगा। यहाँ से आपके 80 to 85% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। एट इज यही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज वाली ये हमारी चौथी वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एनेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द स्टील वर्क पीस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट। एनीलिंग प्रोसेस में आप सभी को पता है क्या किया जाता है, उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ देर हम क्या करते हैं, फर्नेस में उसको स्विच ऑफ छोड़ देते हैं। फर्नेस को स्विच ऑफ करके उसी में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसको फर्नेस से निकाल कर बाहर ठंडा किया जाता है। तो बाहर उसको किस प्रकार ठंडा किया जाता है, वही इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है ओपन एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर पर, ठीक, या फिर कवरिंग विथ सैंड एंड एस, सडनली क्वेंचिंग इन वाटर, या फिर सडनली क्वेंचिंग इन ऑयल। तो आप सभी को पता है एनीलिंग में किस प्रकार से क्वेंच करते हैं, या तो हम फर्नेस को स्विच ऑफ करके उसी में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, या फिर उसको हम बाहर निकाल के क्या करेंगे, सैंड या फिर एस से उसको कवर कर देंगे, जिससे कि वो स्लोली स्लोली बहुत धीरे धीरे कूल डाउन हो सके, ठीक। नॉर्मलाइजिंग में क्या क्या करते हैं, हम ओपन या रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं कूलिंग होने के लिए। जब हम हार्डनिंग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या किया जाता है, उसको वाटर में या फिर ऑयल में क्वेंच किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनीलिंग प्रोसेस क्यों की जाती है। तो मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए, जिससे उसकी मशीनेबिलिटी आसानी से की जा सके, इसीलिए बेसिकली एनीलिंग की जाती है। नॉर्मलाइजिंग पूछा जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो डेवलप हो जाते हैं मशीनिंग प्रोसेस के बाद या हैमरिंग रोलिंग के बाद, तो उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर हार्डनिंग ये टूल it is reheated and cooled to get the required property of toughness. This heat treatment process is called। हार्डनिंग के बाद क्या करते हैं, मेटल को फिर से गर्म करके ठंडा करते हैं, जिससे कि वो क्या हो सके, रिक्वायर्ड टफनेस को प्राप्त कर सके। जितना उसे टफनेस चाहिए वो टफनेस उसमें आ सके। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है। तो आप सभी को पता है, जब भी किसी मेटल को हार्ड किया जाता है तो हार्डनिंग के साथ साथ उसमें हार्डनेस के साथ साथ एक और गुण उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, बिटलनेस होता है। तो बिटलनेस को दूर करने के लिए हम उस धातु को क्या करते हैं, फिर से गर्म करके और उसको कूल डाउन करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये प्रोसेस कहलाती है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, ब्रिटलनेस थोड़ी कम हो जाती है और हार्डनेस उसकी इंप्रूव होकर टफनेस उसकी काफ़ी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर फ्लोस फ्रॉम ए टैप इवन आफ्टर क्लोजिंग इट फॉर्मली, इट कुड बी ड्यू टू। कोई हमारा टैप है, टैप को हमने पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से क्लोज कर दिया है, इसके बाद भी उससे पानी टपकता रहता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है डिफेक्टिव वाशर, बेंट स्पिंडल, लूज रिटेनर नट, या फिर वर्न आउट थ्रेड। तो इसका कारण क्या होगा, अगर पूरी तरीके से टैप क्लोज है और फिर भी वहां से पानी टपक रहा है, तो उसका एक ही कारण होता है कि वहां पर जो वाशर लगाया गया वो क्या डिफेक्टिव वाशर है। जो वाशर वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाशर को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फुटप्रिंट रिंच इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 4 फिगर दिए गए हैं, इसमें आपको पहचाना है कि कौन सा यहाँ पर फुटप्रिंट रिंच का फिगर ये दर्शाया गया है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी में आप फिगर देख पा रहे हैं, ये किसका फिगर है, फुट प्रिंट रिंच का ये फिगर दिखाया गया है। ऑप्शन सी में आपको स्टेल्सन रिंच मिल जाता है, ऑप्शन डी में आपको सीधा चैन रिंच मिल जाता है। तो ये आप इजीली इसको पहचान सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच पाइप रेंच इज यूज फॉर होल्डिंग ए पाइप ऑफ लार्ज डायामीटर। काफी बड़े व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए किस पाइप रेंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कौन सी पाइप रेंच? ऑप्शन है चेन पाइप रेंच, स्ट्रेप पाइप रेंच, एलन पाइप रेंच या फिर पाइप रेंच। तो किसका प्रयोग किया जाता है? चैन पाइप रेंच का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको ये आपकी जो दिखाई गई ऑप्शन नंबर डी में क्या है? चैन पाइप रेंच ही है। इसके द्वारा हम 50 mm से लेकर के 200 mm तक के डायमीटर के पाइप को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। ठीक, अब जो ये पेपर हुआ था हाल ही में यूपीआरबीएनएल का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चैन पाइप रेंच के द्वारा निम्नलिखित में से किस डायमीटर के पाइप को नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन था 50 से कम। तो जो 50 से कम होता है उसको चैन पाइप रेंच के द्वारा नहीं पकड़ते। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 15 mm से लेकर के 50 mm तक के डायमीटर के पाइप को पकड़ना होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, आपको फिगर पहचानना है कि ये किस चीज का फिगर है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये किस चीज का फिगर दिखाया गया है? तो आई बोल्ट दिखाया गया है। ठीक, अब चूंकि यह फाउंडेशन में दिखाया गया है तो इसे क्या कहेंगे? आई फाउंडेशन बोल्ट के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर किस में मिल जाता है? ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है, आई फाउंडेशन बोल्ट। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा? आई फाउंडेशन बोल्ट हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पाइप इफ द फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड इन इट इज 20 लीटर पर मिनट एंड द फ्लो वेलोसिटी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर बेसिकली ये WCS का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें एरिया ऑफ ए पाइप, कोई पाइप है उसका एरिया निकालना है। पाइप से रिलेटेड क्या क्या दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है कि इसके अंदर कोई एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका जो मीन्स फ्लो है वो कितना है? 20 लीटर पर मिनट। मीन्स इससे जो बाहर फ्लूइड निकल रहा है 1 मिनट में 20 लीटर फ्लूइड बाहर निकल रहा है, और वो किस वेलोसिटी से निकल रहा है? तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो फ्लूइड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस पाइप का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पर फ्लो रेट सबसे पहले दिया गया, फ्लो रेट को मान लीजिए एफ, कितना दिया गया है? 20 लीटर पर मिनट दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है वेलोसिटी बी, ये कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। अब हमें पता है कि फ्लो रेट बराबर क्या होता है? तो फ्लो रेट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। अब एरिया भी यहाँ पर जो दिया गया सारा का सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो यहाँ पर फ्लो रेट दिया गया है आपको 20 लीटर पर मिनट, इसे बदलना होगा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। चूंकि यहाँ पर स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये जो लीटर पर मिनट है इसे बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे? लीटर को सेंटीमीटर क्यूब बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसमें हम आगे क्या करेंगे? 3 जीरो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा? सॉरी, क्या 4 जीरो ऐड करना पड़ेगा। ठीक, कितना? 4 जीरो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 10,000 से गुणा करना पड़ता है, बटा यहाँ पर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 60। तो यहाँ 60 से इसको जो हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा फ्लो रेट नया निकल के आएगा, तो फ्लो रेट निकल के आएगा 333.33 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड निकल के आएगा। ठीक, अब हमने अभी ऊपर पढ़ा था फ्लो रेट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू एरिया होता है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्लो रेट को वेलोसिटी से भाग कर देंगे। तो फ्लो रेट हमारा 333 है, वेलोसिटी हमारी 5 है। तो जब आप 333 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 66.66 आ जाएगा। चूंकि ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे हमारा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा किसमें? हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर यहाँ पर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 66 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फ्लो रेट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया होता है। तो एरिया निकालने के लिए हमने फ्लो रेट को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया। अब वेलोसिटी आपकी लीटर पर मिनट, सॉरी फ्लो रेट लीटर पर मिनट में दिया हुआ था, बाकी सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो इसलिए लीटर को हमने किस में बदल लिया, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में बदल लिया। अब 1 लीटर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यही आपको सीधा से यहाँ पर फंडा फॉलो करना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैकेनिकल डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी व्हेन डिफ्लेक्ट एंड रिटर्न द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट्स रिलीज। बेसिकली ये कोई मैकेनिकल डिवाइस है, जब उसमें क्या होता है, जब उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स उस पर मान लीजिए हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। लेकिन जैसे हम उससे प्रेशर हटाते हैं, ठीक, फोर्स हटाते हैं, तो क्या करती है, उतनी ही अमाउंट में उतनी ही एनर्जी को रिलीज करती है, छोड़ती है। तो यह कौन सा मैकेनिकल डिवाइस है, तो आप सभी को पता होगा कि इसका गुण होता है, स्प्रिंग का गुण होता है। जब आप स्प्रिंग को क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो जितना उस पर आप फोर्स लगाते हो क्या करती है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेती। जैसे ही हम उसको प्रेशर अपना रिमूव करते हैं तो उतनी एनर्जी क्या करती है, बाहर छोड़ देती। तो क्या होता है, स्प्रिंग का ये क्वालिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस हार्डनिंग इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड स्किन ऑन द सरफेस ऑफ पार्ट मेड ऑफ। बेसिकली पूछा गया है कि केस हार्डनिंग किस प्रकार के मेटल पे की जाती है। तो आप सभी को पता है केस हार्डनिंग कहाँ पर करते हैं, जो लो कार्बन स्टील होती है, ठीक, तो उसके सरफेस पर कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग की जाती है। बाकी जो उसका कोर होता है, इंटरनल कोर होता है, वो एज इट इज रखा जाता है। केवल सरफेस पर ही क्या की जाती है, कार्बन की परसेंटेज वहां पर बढ़ाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सिंगल पॉइंट मीट्रिक बी थ्रेडिंग टूल आर चेक्ड फॉर दियर फ्लैंक एंगल एक्यूरेसी बाय यूजिंग ये। यहाँ पर मीट्रिक जो बी थ्रेड होती है उसका क्या चेक करना, फ्लैंक एंगल चेक करना है। तो किसके द्वारा चेक किया जाता है बेसिकली, तो आप सभी को पता है किसके द्वारा चेक किया जाता है, ये सेंटर गेज के द्वारा इसका चेक किया जाता है। वहां पर कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है सेंटर गेज की, यहाँ पर एंगल वगैरह बने होते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल होते हैं उनका एंगल यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, किसके द्वारा, सेंटर गेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू क्लोज ए पाइप इंड द रिक्वायर्ड फिटिंग इज। पाइप के इंड को क्लोज करने के लिए किस फिटिंग की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है प्लग, कैप, सॉकेट, टी। तो सॉकेट और टी तो होगा नहीं। टी का प्रयोग समकोण पर ब्रांच लाइन निकालने के लिए करते हैं। सॉकेट का प्रयोग जब हमें चारों दिशा में ब्रांच लाइन निकालनी हो तो वहां पर किया जाता है। ठीक, अब प्लग और कैप ये दोनों का प्रयोग किया जाता है पाइपलाइन को क्लोज करने के लिए। कैप क्या होता है, कैप पर बेसिकली इंटरनल थ्रेड होती है। तो जब कभी पाइप पर बाहरी थ्रेड कटी हो तो उस कंडीशन पे हम कैप का प्रयोग कर लेते हैं क्लोज करने के लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में जो इंड पर पाइप होती वहां पर क्या होता है, उसके इंटरनल थ्रेड होती है। तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करना है जिस पर क्या हो, आउटर थ्रेड हो। तो किस पर होता है, प्लग पर होता है। तो प्लग का प्रयोग किया जाता है पाइप के इंड को क्लोज करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए रिवेटेड जॉइंट व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज फॉर शेयरिंग ए रिवेट। रिवेट के शेयरिंग का कारण क्या होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवेट जॉइंट में बेसिकली जो शेयरिंग का दोष आता है वो किसकी वजह से आता है। ऑप्शन है डायमीटर ऑफ रिवेट इज टू स्मॉल, डायमीटर ऑफ रिवेट इज टू लार्ज, या फिर थिकनेस ऑफ प्लेट रिवेटेड इज वेरीज, या पिच ऑफ द रिवेट इज टू स्मॉल। तो बेसिकली जो शेयरिंग का दोष होता है ये कब आता है, तो जब डायमीटर ऑफ रिवेट इज टू स्मॉल, जो रिवेट हम प्रयोग करें उसका जो डायमीटर है जितना होना चाहिए उसके अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, काफी कम होता है, उसके अपेक्षाकृत कम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिवेट की शेयरिंग हो जाती है। मींस रिवेट हमारा क्या होता है, उसमें शेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर कपलिंग ये पुली विथ ये शाफ्ट। एक पुली को एक शाफ्ट के साथ कपल करने के लिए, जोड़ने के लिए बेसिकली किस प्रकार के की का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है जब कभी भी किसी शाफ्ट पर हम कोई कपलिंग, कोई पुली वगैरह लगाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए, उनके रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जिब हेड की का प्रयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है। इसे आप आसानी से लगा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर की से जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वुडरफ की का आकार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी की होती है जो
सेमी सर्कुलर शेप में पाई जाती है, कुछ इस प्रकार के शेप में होती है। तो ये कौन सी की होती है? वुडरफ की होती है। इसका बहुत बार आपको शेप पूछा गया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग कास्ट आयरन पाइप? कास्ट आयरन, CI का मीन्स क्या होता है? कास्ट आयरन होता है। तो कौन सी पाइप, कौन सा मेटल होता है जिसका प्रयोग कास्ट आयरन की पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इस केस का प्रयोग किया जाता है लेड का। जिसका सिंबल क्या होता है लेड का? कई बार आपको PB लिखा हुआ मिलेगा या फिर सीसा लिखा हुआ मिलेगा। चाहे लेड हो, PB हो, सीसा हो, जो भी हो, इसका मतलब क्या होता है? लेड होता है। ठीक, तो लेड का प्रयोग बेसिकली कास्ट आयरन की पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हिच टाइप ऑफ पाइप इज यूज फॉर इंटीरियर वर्क? बेसिकली आंतरिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा किस प्रकार की पाइप पर प्रयोग किया जाता है? तो जो भी इंटरनल स्थान पे हम इंटरनल जहां भी पाइप फिटिंग का काम होता है, मैक्सिमम कंडीशन में रॉट आयरन की पाइप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जल्दी टूटता नहीं है, बियर टियर नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए रॉट आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है आंतरिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज फॉर ये टेम्परेरी पाइपलाइन? टेम्परेरी पाइपलाइन बनाना है तो उसके लिए किस प्रकार का जॉइंट प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है फ्लेंज टाइप जॉइंट। फ्लेंज आप सभी को पता होगा, कुछ इस प्रकार से मेटल की डिस्क होती है जिस पर कई सारे यहाँ पर होल्स होते हैं, जिसमें नट बोल्ट के द्वारा हम क्या करते हैं? दोनों पाइपों को आपस में जोड़ देते हैं, और जो हमारा काम खत्म हो जाएगा तो नट बोल्ट के द्वारा हम क्या करेंगे? उसको खोल के दोनों पाइप को डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेंज जॉइंट का प्रयोग किया जाता है टेम्परेरी पाइपलाइन के लिए। द फंक्शन ऑफ वाशर इज टू, वाशर जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है नट बोल्ट में, तो वाशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन है, फिल एक्सियल गैप, प्रोवाइड कोजन इफेक्ट, एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, प्रोवाइड बेरिंग एरिया। तो बेसिकली वाशर का काम क्या होता है? जो भी फोर्स लग रहा होता है उसको बड़े क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करना और वहां पर बेरिंग सरफेस को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर डिस्टर्ब फोर्स वाला डिस्ट्रीब्यूट फोर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिल जाता है? प्रोवाइड बेरिंग सरफेस। बेरिंग सरफेस प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली वाशर का प्रयोग किया जाता है, बेरिंग सतह प्रदान करने के लिए। इन ए रिवेटेड जॉइंट द एज ऑफ प्लेट आर सिंपली लेड ओवर ईच अदर एंड रिवेटेड, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है रिवेट जॉइंट में हम क्या करें? बेसिकली एक दूसरे के ऊपर प्लेट के सिरों को कुछ इस प्रकार से रखकर जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की जॉइंट को क्या कहते हैं? तो जब रिवेट के सिरे एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़े जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लैप जॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिवेटेड जॉइंट प्लेट आर प्लेस्ड इंड टू इंड एंड जॉइंट टूगेदर थ्रू कवर प्लेट, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या कहा गया कि कोई एक प्लेट है, ये कोई हमारी दूसरी प्लेट है, यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या किया? इंड टू इंड रखा, मीन्स इसका इंड इस दूसरे वाले की इंड के साथ मिल रहा है, और इसको जोड़ने के लिए हमने क्या किया? इसको जोड़ने के लिए हमने कवर प्लेट का प्रयोग कर लिया। ठीक, कवर प्लेट का प्रयोग करके इसको हमने रिवेट का प्रयोग करके जोड़ दिया। तो ये किस प्रकार की जॉइंट होती है? तो ये बेसिकली बट जॉइंट के अंतर्गत आता है। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर लैप करके जोड़ेंगे तो लैप जॉइंट होगा, जब उसको सटा के केवल किनारे इंड टू इंड जोड़ेंगे तो बट जॉइंट के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ग्रेड ऑफ स्लिप गेयर आर रिकमेंडेड? BIS 2984 के अनुसार बेसिकली कितने प्रकार के स्लिप गेज की संस्तुति की जाती है, कितने प्रकार के स्लिप गेज पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है बेसिकली BIS के अनुसार कितने प्रकार के स्लिप गेज होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपको नाम भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ग्रेड सेकेंड, फिर उसके बाद ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड जीरो, ग्रेड डबल जीरो। तो ये 4 प्रकार के ग्रेड स्लिप गेज प्रयोग किए हैं। ग्रेड सेकेंड बेसिकली वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेड फर्स्ट इसके इंस्पेक्शन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ग्रेड जीरो क्या होगा? कैलिब्रेशन टाइप का होता है। और ग्रेड डबल जीरो क्या होता है? मास्टर या फिर रेफरेंस गेज इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, इन व्हिच गेज गो एंड नो गो कम ऑन द सेम एंड? किस प्रकार के गेज में गो और नो गो सेम सिरे पर होते हैं? तो किस में होता है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज में, सॉरी प्रोग्रेसिव गेज में क्या होता है? गो और नो गो दोनों एक ही सिरे पर पाए जाते हैं। किसमें? प्रोग्रेसिव गेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ
इन ए गिवन वर्क पीस, बेसिकली जो टेम्परिंग प्रोसेस की जाती उसके द्वारा किस प्रॉपर्टी को रिमूव किया जाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि टेम्परिंग के द्वारा क्या किया जाता है, बिटरनेस के गुण को दूर किया जाता है और टफनेस को इंक्रीज किया जाता है, हार्डनेस को रेगुलेट किया जाता है। तो किस गुण को दूर किया जाता है, तो बिटरनेस के गुण को वहां से दूर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज द सेटअप ऑफ ए साइन बार फॉर टेपर एंगल चेकिंग। यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाएगा सिस्टमैटिक, यहाँ पर इसके द्वारा साइन बार का सेटअप दिखाएगा जिसके द्वारा किसी एक जॉब का टेपर एंगल चेक किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक पार्ट को एक्स से मार्क किया गया, तो एक्स से मार्क किया गया पार्ट क्या है, तो एक्स से मार्क किया गया पार्ट क्या है, ये स्लिप गेज है। ठीक, ये क्या है, स्लिप गेज है, और ये सॉरी ये हमारा स्लिप गेज है और ये साइन बार है। यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या लगे हुए हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये साइन बार हो गया, ये स्लिप गेज हो गया, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बेयरिंग शोन इन द फिगर। यहाँ पर बेयरिंग का फिगर दिया गया, आपको पहचानना है कि चित्र में कौन सी बेयरिंग यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप देख पा रहे होंगे थ्रस्ट बेयरिंग और रोल, थ्रस्ट बेयरिंग और बाल बेयरिंग है नहीं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है रोलर बेयरिंग या फिर नीडल बेयरिंग में। अब चूंकि यहाँ पर इसको जब जूम करके आप देखेंगे तो ये फिगर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो इसके नीडल्स टाइप यहाँ पर जो रोलिंग एलिमेंट दिए गए हैं बहुत पतले पतले नीडल टाइप दिख रहे हैं, इसलिए कौन सी बेयरिंग हो जाएगी, नीडल बेयरिंग हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच टाइप ऑफ नट प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ टॉप नट, व्हिच टाइप ऑफ नट प्रिवेंट्स द रोटेशन ऑफ टॉप नट। बेसिकली जब हम नट बोल्ट असेंबली में सबसे ऊपरी वाले नट के रोटेशन को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार के नट का प्रयोग करते हैं, तो उस नट को क्या कहा जाता है, तो उस नट को कहा जाता है लॉक नट। लॉक नट को आप कैसे पहचानते हैं, तो जो इसकी थिकनेस होती है सामान्य नट की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, तो उसके अनुसार क्या कर सकते हैं आप, इस नट को पहचान सकते हैं फिगर में भी। While normalizing the heated component should be cooled, नॉर्मलाइजिंग करते समय जो हीटेड कंपोनेंट है उसको कहाँ पर ठंडा किया जाता है, कैसे ठंडा किया जाता है, तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि उसको इन स्टिल एयर रूम टेम्परेचर पर, सामान्य कमरे के तापमान पर क्या करते हैं, हम उसको ठंडा करते हैं। वाटर में और एयर में डिप कब करते हैं, जब हम हार्डनिंग कर रहे होते हैं। ठीक, फोर्स्ड एयर के द्वारा भी आप ठंडा कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम कंडीशन में उत्तर सही माना जाता होता है इन स्टिल एयर रूम टेम्परेचर पर हम नॉर्मलाइजिंग में ठंडा करते हैं। एनीलिंग में हम या तो फर्नेस में स्विच ऑफ करके छोड़ देंगे या फिर सैंड और ऐश के नीचे उसको दबा करके ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच ऑन ए थ्रेडेड कंपोनेंट कैन बी चेक्ड बाई। कोई एक थ्रेडेड कंपोनेंट है, उस पर नंबर ऑफ थ्रेडों की संख्या को हमें चेक करना है कि कितने थ्रेड हैं, तो किसके द्वारा चेक किया जाएगा, तो ये स्क्रू पिच गेज के द्वारा चेक किया जाएगा, चाहे वो इंटरनल थ्रेड हो चाहे एक्सटर्नल थ्रेड हो। नंबर ऑफ थ्रेड चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है नंबर ऑफ थ्रेड चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिक्स टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट दैट इज यूजली फोर्स्ड एंड फिल्ड अप विथ लेड एंड सीमेंट। यहाँ पर आपको बताना है उस फाउंडेशन बोल्ट का नाम, ठीक है, जिसमें बेसिकली लेड एंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसके ग्राउंडिंग के लिए। तो ये कौन सा बोल्ट होता है, तो ये होता है रैग बोल्ट। जब रैग बोल्ट को हम लगाते हैं, ठीक, तो वहां पर उसके ग्राउंडिंग में जो क्लियरेंस बच जाता है फाउंडेशन लगाने के बाद, तो उसको भरने के लिए लेड और सीमेंट का वहां पर प्रयोग किया जाता है। व्हिच प्रोसेस इज यूज टू प्रोवाइड ये डेकोरेटिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग ऑन एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय। एल्युमिनियम और उसके अलॉय, उसके जो मिश्र धातुएं होती हैं, उसको कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, तो प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग प्रोसेस के द्वारा एल्युमिनियम और उसके जो अलॉय होते हैं उसको क्या किया जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस बनाया जाता है, साथ ही साथ उसको डेकोरेटिव भी बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेपर ऑफ इंटरनल डवटेल कैन मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ, इंटरनल डवटेल है उसका टेपर चेक करना है, तो किसके द्वारा चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है साइन बार, कॉम्बिनेशन सेट, डायल गेज या फिर बाल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेज। तो बेसिकली साइन बार के द्वारा क्या हम करते हैं, आउटर टेपर चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग आप सभी को आता ही है, अगर आपने
जो डिटेल वहाँ पर जो वीडियो दी गई है चैप्टर वाइज उसको आपने नहीं देखा है तो चैप्टर वाइज वीडियो को देखिए, उसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया गया, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डायल गेज क्या करता है, वेरिएशन को चेक करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाता है वो होता है बाल्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेज। इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल डबटेल के टेपर को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल हार्डनिंग ए कंपोनेंट इज फॉलोड बाय व्हिच ट्रीटमेंट। जनरल हार्डनिंग में कंपोनेंट को किसके द्वारा बेसिकली हार्ड किया जाता है, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इन जनरल हार्डनिंग ये कंपोनेंट इज फॉलोड बाय व्हिच ट्रीटमेंट। जब हम सामान्यतः हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के बाद कौन सी प्रोसेस की जाती है, कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो हार्डनिंग के बाद क्या किया जाता है, टेम्परिंग को फॉलो अप किया जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परिंग हो जाएगा। कि जनरली जब हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग करने के बाद क्या फॉलो अप करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस टेम्परिंग इज हीट ट्रीटिंग प्रोसेस फॉर मीडियम टू हाई कार्बन फेरस मेटल व्हिच प्रोड्यूस ये मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि आस टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती जो कि बेसिकली मीडियम से हाई कार्बन फेरस मेटल के लिए की जाती है। तो आस टेम्परिंग के बाद जो वहाँ पर मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, तो आस टेम्परिंग के बाद प्राप्त होता है बेनाइट स्ट्रक्चर। कौन सा, बेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है आस टेम्परिंग के बाद। मार्टेनसाइट आप सभी को पता है कब प्राप्त होता है, जब कोई भी कंपोनेंट की हम हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग करने के बाद उसकी सडन कूलिंग करते हैं तो हमारा ऑस्टेनेट जा करके किस में चेंज हो जाता है, मार्टेनसाइट में चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। किसी भी सरफेस की जो रफनेस होती है, सरफेस रुक्षता को हम ड्राइंग पर किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ट्रायंगल के द्वारा, त्रिभुज के संकेत के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, उल्टा त्रिभुज ड्राइंग में कुछ इस प्रकार का आपको बना के दिया जाता है। तो किसको प्रदर्शित करता है, और सरफेस रफनेस को प्रदर्शित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड फॉर हैवियर लोड। काफी भारी लोड के लिए या कह सकते हैं भारी भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो जब कभी भी हैवी लोड की बात आए तो किसका प्रयोग किया जाता है, रोलर बेयरिंग बेसिकली स्पेसिफिकली हैवी लोड के लिए ही डिजाइन की जाती है। तो रोलर बेयरिंग का प्रयोग हैवी लोड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लोड कैन बी टेकन बाय टेपर्ड रोलर बेयरिंग। टेपर रोलर जो बियरिंग होती है इसके द्वारा किस प्रकार के भार को सहन किया जा सकता है, तो इसके द्वारा एक्सियल लोड, रेडियल लोड, दोनों प्रकार के लोड को सहन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अगर हम प्रयोग करें टेपर रोलर बेयरिंग तो उसके द्वारा कौन सा भार सहन किया जाता है, तो एक्सियल लोड के साथ साथ वो रेडियल लोड को भी सहन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फास्टनर हैविंग थ्रेड ऑन बोथ इट्स एंड इज नोन एज। ऐसा फास्टनर जिसके दोनों साइड पर क्या होती हैं, थ्रेड कटी होती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बोल्ट, पिन, स्क्रू या फिर स्टड। तो आप सभी ने स्टड का फिगर देखा होगा, कुछ किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर इतने पार्ट पर, इतने कंपोनेंट पर यहाँ थ्रेड कटी होती, इतने पार्ट पर यहाँ थ्रेड कटी होती है, बीच वाला भाग प्लेन रखा जाता है। तो ये किसको दर्शाता है, ये स्टड की तरफ सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये फिलर गेज इज यूज टू चेक। फिलर गेज का प्रयोग क्या चेक करने के लिए किया जाता है, तो फिलर गेज का प्रयोग आप सभी को पता है, तो यहाँ पर बेसिकली ये फिलर गेज ना होके क्या होना चाहिए, फिलेट गेज होना चाहिए। क्योंकि जो फिलर गेज होता है क्या चेक करता है, मैचिंग कंपोनेंट के बीच के गैप को, क्लियरेंस को चेक करता है कि मैचिंग कंपोनेंट, फिटिंग कंपोनेंट के बीच कितना गैप है। यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस जो होती है ये किसके द्वारा चेक की जाती है, रेडियस गेज के द्वारा। ये जो कन्वेक्स हो गया या कॉनकेव, अवतल और उत्तल जो सतहें होती हैं बेसिकली रेडियस होती है, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस, उसी को कॉनकेव और कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। तो किसके द्वारा चेक किया जाता है, फिलर ना होकर के क्या होगा, फिलेट गेज होगा, या इसी को क्या कहा जाता है, रेडियस गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा हम कन्वेक्स और कनकेव दोनों प्रकार की सरफेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू पिच गेज इज यूज्ड टू चेक द पिच ऑफ द स्क्रू एट अबाउट द रेंज ऑफ। जो स्क्रू पिच गेज है बेसिकली उसके द्वारा जो सबसे स्टार्टिंग वाला स्टैंडर्ड साइज होती है
उस स्टार्टिंग वाले स्टैंडर्ड साइज स्क्रू पिच गेज के द्वारा किस रेंज की पिच को चेक किया जाता है। तो स्क्रू पिच गेज की यहाँ पर रेंज पूछी गई तो होती है 0.35 mm से लेकर के 5 mm तक। मीन्स 0.35 mm से लेकर के 5 mm की रेंज में स्क्रू पिच गेज के द्वारा यहाँ पर चेक किया जाता है स्क्रू की पिच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ स्क्रू पिच गेज इज, स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम क्या होता है। तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा क्या चेक किया जाता है, पिच चेक की जाती है स्क्रू की, ठीक, मीन्स थ्रेड की पिच चेक की जाती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसी का अन्य नाम होता है, क्या होता है, थ्रेड गेज। स्क्रू पिच गेज का नाम क्या होता है, थ्रेड गेज होता है। आप पिच गेज कभी भी चेक मत कीजिएगा, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या चेक करते हैं, थ्रेड के पिच चेक करते हैं, तो इसीलिए थ्रेड गेज के नाम से भी हम स्क्रू पिच गेज को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द अदर नेम ऑफ फिलर गेज। अब ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर जो इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें थिकनेस गेज भी दिया गया है और क्लियरेंस गेज भी दिया गया है। तो फिलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है, तो फिलर गेज के द्वारा चेक क्लियरेंस किया जाता है। कोई भी जो मैचिंग कंपोनेंट होगा उसके बीच का जो क्लियरेंस होगा वो चेक किया जाएगा फिलर गेज के द्वारा। लेकिन जब इसका अदर नाम पूछा जाए तो उसे हम क्लियरेंस गेज ना कह करके क्या कहते हैं, उसे थिकनेस गेज के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। तो फिलर गेज का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, थिकनेस गेज हो जाएगा। और चेक क्या करेंगे फिलर गेज के द्वारा, तो मैचिंग कंपोनेंट के बीच का क्लियरेंस चेक करेंगे। अब उस क्लियरेंस के सेंस से आप उसको क्लियरेंस गेज मत मारिएगा, फिलर गेज को क्या कहते हैं, थिकनेस गेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फॉर लैपिंग नॉन फेरस मेटल द सब सुटेबल एब्रेसिव इज। कल के वीडियो में हमने इसको अच्छे से क्लियर किया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने लैपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग के एब्रेसिव को विधिवत आपको समझाया था, एक बार फिर से बता देते हैं। जो होनिंग और ग्राइंडिंग होती है सेम प्रकार के एब्रेसिव यूज करते हैं, वहां पर मीन्स हार्ड के लिए सॉफ्ट यूज करते हैं और सॉफ्ट के लिए हार्ड यूज करते हैं। लेकिन लैपिंग में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर हार्ड के लिए हार्ड यूज किया जाता है और सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है नॉन फेरस मेटल के लिए, तो नॉन फेरस मेटल सॉफ्ट हो गया तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सॉफ्ट ग्रेन मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। अब यहीं पर अगर पूछ लिया जाए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की लैपिंग के लिए तो किसका प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर ग्राइंडिंग और होनिंग से पूछा जाता कि नॉन फेरस मेटल की ग्राइंडिंग करनी है या फिर होनिंग करनी है तो उसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड हो जाता, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। डायमंड तो आपको पता ही, टंगस्टन कार्बाइड, टिप टूल वगैरह की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर बोरान कार्बाइड गेजों की लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये लैपिंग से पूछा गया है तो लैपिंग में सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट, हार्ड के लिए हार्ड, तो नॉन फेरस सॉफ्ट है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग द एब्रेसिव ग्रेन ऑफ द लैप इज कॉल्ड। लैप पर जो एब्रेसिव ग्रेन होते हैं उसको एम्बेड करने की प्रक्रिया में उसको बैठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए लैपिंग प्लेट है, अब इसमें जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं इसको चिपकाने या बैठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, चार्जिंग कहते हैं। द एम्बेडिंग प्रोसेस ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन ऑन द लैप इज कॉल्ड चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gauge is suitable to check the dimension limit of length of a shaft। कोई एक लेंथ, कोई एक शाफ्ट है उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ की डायमेंशनल लिमिट चेक करनी है कि वो लेंथ जो है वो डायमेंशनल लिमिट में है या फिर नहीं है। तो यहाँ शाफ्ट देख करके आप कभी रिंग गेज की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि रिंग गेज क्या करेगा, उसका डायमीटर चेक करेगा, ठीक, ना कि उसकी लेंथ की डायमेंशनल लिमिट चेक करेगा, ठीक। वो उसका अगर पूछा जाता सरकमफ्रेंशियल या डायमेट्रिकल पूछा जाता डायमेंशन लिमिट तो रिंग गेज चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंथ वाइज पूछा गया तो किसके द्वारा चेक किया जाएगा, स्नैप गेज के द्वारा ये बेसिकली चेकिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर लाइन ऑफ द कॉन्टेक्ट रोलर एंड डेटम सरफेस ऑफ द साइन बार आर। ये पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो साइन बार होता है उसके सरफेस की डेटम सरफेस और जो कॉन्टेक्ट रोलर की सेंटर लाइन होती है वो आपस में क्या होती है, दोनों पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो सेंटर लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट रोलर
एंड द डेटम सरफेस ऑफ साइन बार दोनों क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ कॉन्टेक्ट बियरिंग इज, द अदर नेम ऑफ रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग इज, जो रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, रोलर है या फिर बाल है। तो इन दोनों में फ्रैक्शन घर्षण बहुत ना के बराबर होता है, इसीलिए इसे फ्रैक्शनलेस बियरिंग के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहते हैं घर्षण रोधी बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, साइन बार का स्पेसिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है, या साइन बार को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर, साइन बार के जो दो रोलर होते हैं उनके बीच की सेंटर डिस्टेंस के द्वारा क्या करते हैं, हम साइन बार को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर थिक वॉल्ड bearing bush carrying hardened steel shaft, name the material commonly used for thick walled bearing bush carrying hardened steel shaft, ऐसी मीन्स मटेरियल का नाम बताना है जिसका प्रयोग मोटी दीवार मीन्स मोटी थिक मोटी बियरिंग वाली दीवार बनाने के लिए करते हैं, जो कि हार्ड एंड स्टील शाफ्ट को उस समय कैरी कर रही होती, मीन्स ऐसी बियरिंग जो हार्ड एंड स्टील शाफ्ट को कैरी कर रही है, तो उसकी मोटी दीवारों को बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता, तो जितने भी बेयरिंग मटेरियल होते हैं बेसिकली मोस्टली किससे बनाए जाते हैं, फास्फर ब्रॉन्ज से बनाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फास्फर ब्रॉन्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई द फिगर इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, फीदर की को पहचानना, तो फीदर की बेसिकली ऑप्शन नंबर सी में दिखाई गई, यहाँ पर आपको दो मीन्स स्क्रू लगाने के लिए होल्स भी मिल जाते हैं, तो क्या यह फीदर की है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया इसी को क्या कहते हैं, इसी को जिब हेड की के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टू स्लिप गेज इन प्रिसीजन मेजरमेंट आर ज्वाइंड बाय मेथड व्हिच कॉल्ड, जब प्रिसीजन मेजरमेंट में हम स्लिप गेज का प्रयोग कर रहे होते हैं तो कई बार एग्जैक्ट माप का स्लिप गेज उपलब्ध नहीं होता है, तो वहां पर दो या दो से अधिक स्लिप गेज को आपस में क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है। तो दो स्लिप गेजों को आपस में जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है रिंगिंग। क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिंगिंग कहलाती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, फिलर गेज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, फिलर गेज का प्रयोग किस प्रकार के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, तो आप सभी को पता है फिलर गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं, टू चेक गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट, तो मैचिंग पार्टों के बीच के गैप को, उनके बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए बेसिकली फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पर साइन बार को हम दिखा देते हैं। जो साइन बार आपसे पूछा गया था, मान लीजिए इसका साइज कैसे लिया जाता है साइन बार का, तो आप इसे थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए कि साइन बार का साइज कैसे लेते हैं। यहाँ पर एक रोलर है, यहाँ पर एक रोलर है, इसके सेंटर की डिस्टेंस, इन दोनों का सेंटर निकाल लो, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, यही क्या होती है, साइन बार की डिस्टेंस होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट रोलर की सेंटर लाइन है और साइन बार की जो डेटम लाइन होती है, दोनों आपस में क्या होती हैं, दोनों पैरेलल होती हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, और अगर आप अपकमिंग यूपी मेट्रो का जो कि आज ही पेपर है, उसके साथ साथ नेक्स्ट एनएफसी का जो पेपर आने वाला है, एनपीसीआईएल का पेपर आने वाला है, या इसरो का पेपर है, उस सभी की तैयारी करें तो ये सभी वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इससे बाहर आपका पेपर जाने वाला नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन टच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।